सुर्खियों में। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में लोकसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा है कि ये अमृतकाल का पहला बजट है। ये बजट समृद्ध और समावेशी भारत की परिकल्पना को साकार करता है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री संजय वर्मा। आप एडवोकेट और कर सलाहकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में। थैंक यू मैडम। और साथ ही हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं प्रोफेसर मनीष शर्मा। आप इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस में अर्थशास्त्र के व्याख्याता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मनीष सर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि जो केंद्रीय बजट अभी हाल ही में पेश किया गया है उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी आपको इस बजट को समझने के लिए वैश्विक परिदृश्य को भी समझना बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं कि कोरोना पीरियड और उसके बाद जिस तरह से पूरे विश्व में आर्थिक मंदी छाई हुई है और अस्थिरता बढ़ा हुआ है, ऐसे में एक बजट प्रस्तुत करना अपने आप में चैलेंजिंग काम था, जिसको इस बार के वित्त मंत्री ने बहुत ही बखूबी निभाया है। और भारत के ऊपर जिस तरह का दबाव, वैश्विक दबाव बन सकता था, उससे किस तरह से बचाया जा सके, इसका ध्यान रखते हुए इस बजट को बनाया गया है। सही कहा आपने कि कोविड के बाद ये इस बजट को बनाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा होगा हमारी वित्त मंत्री जी को। संजय सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस बजट को क्या मध्यम वर्गीय बजट कह सकते हैं? मैडम, मैं ये कहूँगा कि जो ये बजट जो है इसने सभी ग्रुप को, हर वर्ग को टच किया है। ऐसा कोई वर्ग, मेरे ख्याल से ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसको कि इस बजट ने टच नहीं किया है। और इसका प्रभाव, वैश्विक प्रभाव भी जो है वही देखा जाएगा कि अगर आज हम देख रहे हैं सब जगह मंदी छाई हुई है। हमारा इंडिया में जो टोटल अभी हम जिस हिसाब से उठ के खड़े हो रहे हैं, 2 साल के जो कोविड का हमने काल देखा, उसका जिस इस हिसाब से हम उठ के खड़े हो रहे हैं, उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हमारा बजट हमारे लिए बड़ा सपोर्टिव रहेगा। और 2024 का विजन लेके जो चल रहे हैं, 2024 में कई चेंजेस होंगे जो कि हमको ऐसा मेरा मानना है कि कुछ साल बाद भारत विश्व गुरु के रूप में खड़ा हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। मनीष सर, मैं अगर इसमें मध्यम वर्गीय जो आप बात कह रहे हैं, मध्यम वर्गीय वर्ग ही सबसे ज़्यादा बजट की तरफ आशान्वित नज़रों से देखता है जी। और जिस तरह से मध्यम वर्गीय वर्ग के ऊपर में पिछले कुछ वर्षों से आप देख रहे हैं वित्तीय भार भी बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ रहा है। लेकिन हम उस तरफ अगर ना जाते हुए सिर्फ हम इतना अगर देखें कि भारत की जो 60% आबादी जो कृषि पर निर्भर है, तो कृषि क्षेत्र के लिए इस वर्ष जो बजट में प्रावधान दिए गए, खास करके मैं एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड की बात करूंगा, जो एक नवाचार है, एक नई तरीके का फंड, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा एक बदलाव, परिवर्तन आने वाले वर्ष में दिखेगा। इसी तरह से आप मत्स्य में या हेल्थ में या एजुकेशन में, कोई ये सब वो क्षेत्र है जो मध्यम वर्गीय को प्रभावित करता है। तो इन सभी क्षेत्रों में इस वर्ष बहुत कुछ बजट के माध्यम से दिया गया है। निश्चित रूप से ये मध्यम वर्गीय जो एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उसको लाभ पहुंचाएगा। जैसे कि आपने कृषि क्षेत्र की बात की, तो कृषि स्टार्टअप्स के लिए भी अलग से फंड है और टैक्स में भी जो छूट होती है वो 1 साल बढ़ाई गई है। तो आपको लगता है कि युवा जो है कृषि स्टार्टअप्स में अपना रुझान और बढ़ाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ये तो आप भी देख रहे होंगे, अभी पिछले 3-4 साल नहीं, मैं पिछले 6-7 वर्षों से कह रहा हूँ कि युवा वापस, जो शिक्षित युवा है, इवन जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं या जो हाईली एजुकेटेड है, वो युवा भी अब किसान की तरफ बढ़ रहे हैं। उसकी वजह ही सिर्फ यही है कि कृषि क्षेत्र में नवीनीकरण, नवीन जो तकनीक है, जो एआई, इस बार तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग की बात की गई है। और पिछले वर्ष भी कृषि में बहुत सारे बातें, आत्मनिर्भर जो हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम की बात की है, और हरित जो है ग्रीन एनर्जी की बात की गई है, ड्रोन से खेती की जो बात की गई, तो ये सब बिना युवाओं के संभव नहीं हो सकता। तो युवा जो है अगला रोजगार जो है वो संगठित क्षेत्र की तरफ न देख करके कृषि क्षेत्र में भी देख रहा है। और अभी जो स्टार्टअप है, ये युवाओं के द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र के माध्यम से एक वरदान साबित होगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि वाकई युवा जरूर इस ओर रुझान करेंगे। सर, देखा जाए तो नई कर प्रणाली में 7 लाख रुपए तक सालाना आय पर टैक्स नहीं है। इसको कैसे देखते हैं आप? मैडम, मैं इससे पहले कुछ वर्षों में पहले इनकम टैक्स में सिर्फ एक ही प्रणाली हुआ करती थी, नई पुरानी का कोई सिस्टम नहीं था। सन 2020 में बजट में प्रपोज किया, 2 प्रणाली लाए। एक ओल्ड होती थी एज यूजुअल, जो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट वही रहती थी। वो दूसरी प्रणाली
नई कर प्रणाली कहलाती थी। लेकिन पिछले वर्ष में ऐसा देखा गया कि नई कर प्रणाली को अपेक्षित जो उम्मीद जो थी, जैसे ऐसा जो एक अपेक्षा कर रहे थे, उसके लेवल की हमको लोगों ने ऑप्ट नहीं किया। शायद उनको लोगों को ऐसा कुछ लगा बेनिफिट नहीं है, क्योंकि सैलरीड पर्सन है, उनका कुछ इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक हो ही जाता है, तो उसको उनको ऐसा लग रहा था कैलकुलेट करने में कहीं बेनिफिट नहीं मिला। तो उसको उन्होंने टच करके और नई कर प्रणाली को ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए एक तो 2 लाख की लिमिट बढ़ा दी, 5 लाख से 7 लाख कर दिया। प्लस उसमें जो स्टैंडर्ड डिडक्शन पिछले उसमें नहीं मिलता था, उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी 52,500 52,500 का वो उन्होंने उसमें शामिल कर दिया। प्लस एक NPS की छूट भी उसमें मिला दी है। तो इस तरीके से काफ़ी कुछ प्रभाव हुआ है। और जो स्लेब होता था पहले, हर 2.5 लाख पे 5% था, पहले 2.5 लाख जीरो था उस हिसाब से, तो उसको अब 3 का स्लॉट कर दिया है। तो उसमें रेट में काफ़ी कुछ अंतर आएगा, कैलकुलेट कर देखेंगे तो बहुत कुछ अंतर आएगा। तो लोग ऐसी उम्मीद है कि नई कर प्रणाली की ओर लोग प्रभावित होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा जरूर। कि नई कर प्रणाली जो है बाई डिफ़ॉल्ट वो अब डिफ़ॉल्ट कर प्रणाली हो गई है जी। मतलब जैसे अगर आपने कोई कर प्रणाली को ऑप्ट नहीं किया तो आप बाई डिफ़ॉल्ट नई वाली में ही पहुंच जाएंगे। अगर आपको आपका इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट लेना है तो पुरानी कर प्रणाली को आपको चॉइस में लेना पड़ेगा, तभी आप उसको ले पाएंगे। बिल्कुल। साथ ही 2 करोड़ से ऊपर आय जो है जिनको, उनमें जो सरचार्जेज लगते थे उनको घटा के 25% कर दिया गया। 37% का जो है 37% हुआ करता था, उसको 25% कर दिया। ये एक स्वागत योग्य कदम है, जिससे कि जो टैक्स इवेशन जो होता था, हायर जो टैक्स पेयर होते थे जो उनके लिए काफ़ी कुछ बेनिफिट है। और अगर उनको कुछ बेनिफिट मिलेगा तो ऐसा मानते हैं कि उसका बेनिफिट नीचे पास ऑन होगा तो हमको भी इसका फायदा कस्टमर्स को कर चोरी भी कम होगा। वैसे भी भारतवर्ष में करदाताओं की संख्या रिलेटिवली कम है, बहुत कम देखा जाए तो उस हिसाब से अगर देखें तो जो कर दे रहे हैं उनके लिए बड़ी राहत है। और जीएसटी पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जिससे कि समाज के सभी वर्ग, सभी व्यक्तियों को करदाता के रूप में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लाया जा सके, उस नेट में लाया जा सके। बिल्कुल सही कहा। तो उम्मीद करते हैं जितने करदाता भी हैं वो भी अपना रुझान करेंगे और ईमानदारी से अपना कर जो है भरेंगे। सर, अभी देखा जाए तो अगर बात करें हम मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, तो आप कैसे देखते हैं बजट को? मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं तो ये जो बजट है इसमें सभी स्टेट्स का उन्होंने जो एक अनुदान जो होता है उसको बढ़ाया है। और अगर मध्य प्रदेश अकेले की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में भी चूंकि जो सरकार, आज की सरकार जो है वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है, तो जिस हिसाब से केंद्र सरकार ने बजट दिया है उसको उसी के मेरे ऐसा मानना है उसी के पालन करते हुए बजट आना चाहिए, जो कि सर्वव्यापी बजट जैसे कह सकते हैं सभी ग्रुप को टच करेगा। ऐसे मुझे उम्मीद है पूरी। मैं ऐसा समझता हूँ कि मध्य प्रदेश मूलतः आदिवासियों का प्रदेश है। यहाँ हमारे यहाँ 25% जैसे 21 से 25% शेड्यूल ट्राइब निवास करते हैं। तो ऐसे में इस बजट में आपने देखा होगा कि एक हमने नई योजना लाई, जनजाति समूह विकास मिशन, जिसका नाम दिया गया है कमजोर जनजाति समूह विकास मिशन। तो इस मिशन के थ्रू जो है अगले 3 साल में 15,000 करोड़ रुपए देने की बात की गई है, जिससे कि इन समुदायों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ सड़क और भी जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जिससे ना हो, जिनका इनका अपलिफ्टमेंट हो सोशल, तो इसका प्रावधान इस फंड के तहत जो है मिशन के तहत किया जाएगा। तो हमें ऐसा लगता है कि इससे आदिवासियों को फ़ायदा होगा। साथ ही दूसरा एक पर्यटन के लिए दिया गया था। आपको पता है कि पिछले 3 वर्षों, पिछला 3 नहीं मतलब 2017, 2016, 2015 में मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो ऐसे में हमारे यहाँ आपको विश्व के बहुत सारे धरोहर हैं, नेशनल पार्क्स हैं, जो रिलीजन से जुड़े जो तीर्थ स्थल हैं, तो बहुत सारे ऐसे। तो इसमें बढ़ावा, पर्यटन से क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जो चुनौती मोड पर 50 गंतव्यों का चयन किया जाएगा, उसमें मध्य प्रदेश जो है उसमें बहुत फ़ायदा लेगा। और पर्यटन एक उद्योग के रूप में आने वाले वर्षों में बहुत तेज़ी से उभरना है। और ये इस बजट के माध्यम से मुझे ऐसा लगता है कि पर्यटन का विकास बहुत ज़्यादा होगा। और प्राकृतिक खेती की भी बात की गई है, उसमें भी किसी तरह को, आपको पता है मध्य प्रदेश कृषि प्रधान, तो हम ये नहीं कह सकते किसी प्रदेश विषय, हमको ये देखना कि प्रदेश का इकोनॉमिक या सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे हो रही है, और उसमें इस तरह का बजट, किस तरह के प्रोविजंस के बजट में जो प्रोविजंस या प्रस्ताव दिए गए हैं वो किस तरह से लाभकारी हो सकते हैं।
ये तो आने वाले वर्षों में पता लगेगा, लेकिन मैं बहुत आशान्वित हूँ कि यह बजट मध्य प्रदेश के विकास के लिए, इंटीग्रेटेड ग्रोथ के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। मनीष सर, एक और सवाल आपसे ही है, वो ये है कि अभी हमारा कुछ दिनों बाद जो है मध्य प्रदेश का भी बजट आने वाला है, तो इसमें और क्या संभावनाएं हम लोग देख सकते हैं? देखिए, जैसे हम पिछले वर्षों का अगर आप ध्यान दें, पिछले 4-5 वर्षों में तो जो केंद्रीय बजट रहता है उसी का एक रेप्लिका कह लीजिए कि हमारा राज्य का बजट रहता है। तो केंद्रीय बजट के बाद जब राज्य का बजट आएगा तो निश्चित रूप से राज्य के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी राज्य की जो कृषि क्षेत्र है उसके ऊपर ही उनका फोकस ज़्यादा रहेगा। और इस बजट में आपने देखा होगा कि कॉटन इंडस्ट्री के लिए उन्होंने छूट दिया हुआ है। तो कॉटन इंडस्ट्री में मुझे आने वाले दिनों में कॉटन और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दो क्षेत्र ऐसे जिसमें मध्य प्रदेश में असीम संभावना है और जिसको राज्य का बजट जो है जरूर इस पर ध्यान देंगे, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। ये बिल्कुल सही कहा सर। आपको क्या लगता है संजय सर, आपकी राय जानना चाहेंगे? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये बात सही है। जैसा भी हमने बजट में देखा कि कृषि को उन्होंने दिया है और स्थानीय पर्यटन को भी अपन ने सभी जगह देखा कि स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश की। विदेशी पर्यटन के लिए जो एविएशन टरबाइन फ्यूल है उसका भी रेट वो किया कि उनकी कोशिश ये कि जो स्थानीय पर्यटन बढ़े। इसी तरीके से जो एक और युवा वर्ग के लिए कि यहाँ की बनी हुई चीज़ें अगर स्थानीय पर्यटन बढ़ेगा तो यहाँ का युवा वर्ग जॉब उसको मिलेगा और उसको नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी, लोग आएंगे। तो कोशिश ये की जा रही है कि ये इस चीज़ को युवा को जोड़ते हुए उस बजट से ही कनेक्ट करते हुए बजट बनेगा जिसमें सभी चीज़ें कवर करी जाएंगी। ये सब मेरा अनुमान है जी। प्रधानमंत्री ने भी इस बजट को वंचितों का बजट बताया। वंचितों का बजट बताया, तो उसी चीज़ को कनेक्ट करते हुए ऐसी उम्मीद है कि जो अपने माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो उसको पालन करते हुए ही आगे का बजट तैयार करेंगे। मनीष सर, इस बार देखा जाए तो इस बार के बजट में रेलवे के लिए अब तक के सर्वाधिक 2,40,000 करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्च का प्रावधान किया गया है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, निश्चित रूप से जब भी पूंजीगत व्यय होता है वो ढेर सारे रोजगार की संभावनाओं को लाती है और इसका मल्टीपल इफेक्ट पड़ता है। आप समझते हैं रेलवे पर खर्च करना मतलब कनेक्टिविटी को बढ़ाना, और कनेक्टिविटी जो है समाज के हर वर्ग को, चाहे वो कृषक वर्ग हो, चाहे वो एमएसएमई सेक्टर हो, चाहे वो युवा वर्ग हो, सभी वर्गों को निश्चित रूप से वो प्रभावित करेगी। तो ये पिछले 3 वर्षों से आप देख रहे हैं यही रुझान रहा है कि हमारा जो है एक्सपेंडिचर, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है और ख़ास करके इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने बहुत ज़्यादा खर्च किया, उसका प्रभाव दिख भी रहा है। तो रोज़गार बढ़ेगा और आय बढ़ेगा और रोज़गार के नए क्षेत्र खुलेंगे अगर रेलवे को हम इस तरह से प्रमोट करते हैं खर्च करके। ये अलग बात है कि अभी जब हम बात कर रहे हैं कि रेलवे में हम निजीकरण को बढ़ा रहे हैं, तो निजीकरण को बढ़ाने का दायित्व भी जो है सरकार को है, और निजीकरण तभी बढ़ेगा जब हम सरकार जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करा करके दे। तो इस हिसाब से निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर और ख़ास करके जो गति शक्ति वाली जो बात आप कह रही हैं वो देश के विकास के इंजन को एक नए गियर में लेके जाता है, तेज़ी से विकास होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है। संजय सर, मैं चाहूँगी कि आप हमारे श्रोताओं को कर से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं इस बार के बजट में, कई बार श्रोता हमारे नहीं समझ पाते हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप उन्हें समझाएं। देखिए, कर के बारे में सबसे बजट जब भी आता है तो मेरे ख्याल से बजट पे सबसे ज़्यादा नज़र कर के पार्ट पे रहती है। जी जी। सभी करदाता जो लोग करदाता हैं, कई बार तो ऐसा होता है जो करदाता नहीं है, जिनको कोई टैक्स नहीं भरना, वो लोग भी कर का पार्ट तो देखते ही हैं। मतलब उनका एक सबसे पहला ये रहता है कि हम बजट में हमको कर में क्या फ़ायदा मिला। अगर हम उसकी बात करते हैं तो जैसे कि पहले ओल्ड स्कीम में 2.5 लाख रुपए की स्कीम, 2.5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री था। उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% था, 5 लाख से 10 लाख तक 20% था, वो 10 लाख के ऊपर 30% था जी। उसको यथावत रखा, क्योंकि ये कन्फ्यूजन कई बार बजट में कई लोगों ने ये कन्फ्यूजन रहा कि 2.5 लाख की लिमिट को बढ़ा के 3 लाख कर दिया है। तो इस बारे में क्लियर करना चाहूँगा कि 2.5 लाख की लिमिट 3 लाख नहीं करी है ओल्ड में। न्यू स्कीम में 2.5 को 3 किया है। उसका स्लॉट अलग अलग दिए, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 और 12 से 15 अलग अलग स्लॉट दिए। 0 से 3 तक 0% है, और 3 लाख से 6 लाख तक 5% है, 6 लाख से 9 लाख तक 10% है, और 9 लाख से 12 लाख तक 15%, 12 से 15 तक 20%, और उसके बाद
जितना भी 15 लाख के ऊपर आता है 30% टैक्स है। तो इसमें कई बार कंफ्यूजन रहता है। दूसरी चीज़ ये कि अगर इन्वेस्टमेंट का भी बेनिफिट के जहाँ तक सवाल है, 50,000 का जो बेनिफिट है वो सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉय को है। बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं है कोई आदमी जो बिजनेसमैन है वो सोचे मैं 7 लाख का फायदा मिल जाएगा, तो उसमें नहीं मिलेगा उसको। 52,500 का बेनिफिट सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉय को। जी, तो ये कंफ्यूजन चले आ रहे हैं, इसको क्लियर रखना जरूरी है। बिल्कुल। जिस तरह से आपने ये कन्फ्यूजन हमारे श्रोताओं का दूर किया है, तो और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हो जो आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहें? इसमें जब भी हम जो मैंने शुरू में कई वर्षों से देख रहा हूँ कि लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के बाद जैसे 1.5 लाख की जो ओल्ड स्कीम है जिसमें कि आज भी 1.5 लाख की लिमिट यथावत है, इसमें कहीं कोई नहीं। लोग ये समझ लेते हैं कि हमें 1.5 लाख के अलावा कई चीज़ें और भी बेनिफिट्स हैं, लोग उसको नहीं समझ पाते। उनको ये मालूम है कि मैंने जितना इन्वेस्टमेंट कर दिया, जैसे कि मान ली किसी का पीएफ में पैसा कटता है, एनपीएस में जमा किया, वो सेक्शन 80C में कवर हो जाता है 1.5 लाख। लोग क्या करते हैं कि उसके बाद और भी इन्वेस्टमेंट एनएससी ले लिया या दूसरी चीज़ ले ली। मैं उसको ये नहीं कहता नहीं लेना चाहिए, लेकिन अननेसेसरी उसका मिसयूज़ करते हैं। उन्होंने पैसा इन्वेस्टमेंट भी कर दिया और उसका बेनिफिट भी उनको 1.5 लाख ही मिलना है, क्योंकि उसकी लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख की है। जी जी। तो हमारा कहना हमेशा ये होता है कि अगर हमको इन्वेस्टमेंट करना है तो किसी कर सलाहकार से, या आजकल तो सब गूगल पे सब जानकारी आती है, बिल्कुल। अपने आप जानकारी लेते हुए इस तरह से इन्वेस्टमेंट करें कि उसका बेनिफिट आप ज़्यादा से ज़्यादा ले पाएँ। कुछ सेक्शंस अलग हैं जो कि उसमें बेनिफिट 1,50,000 से अलग बेनिफिट मिल जाता है। उसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो जैसे कि दान पे 80G का मिलता है, मेडिक्लेम अगर हम पॉलिसी में आप इंश्योरेंस जमा करना है तो इंश्योरेंस का सेक्शन 80C मिलता है, लेकिन अगर मेडिक्लेम पॉलिसी हमारी है तो सेक्शन 80D में मिलता है बेनिफिट। वो हम उसके सेक्शन 80C से अलग है। हाँ। इसके अलावा एनपीएस में होता है सेक्शन 80DD भी, उसमें बेनिफिट मिलता है। तो अगर हम वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं एनपीएस में या दूसरी चीज़ में, तो जिसका कि बेनिफिट हम अपने पैसे का यूज़ कर पाते हैं प्रॉपर, अदरवाइज हमने इन्वेस्टमेंट तो कर देते हैं लेकिन उसका पूरा बेनिफिट नहीं ले पाते जी। इसके अलावा एजुकेशन लोन अगर आप लेते हैं बच्चे के उस पर, तो एजुकेशन लोन का भी पूरा, जितना भी एजुकेशन लोन का हम इंटरेस्ट पे करते हैं वो हमें उस इंटरेस्ट का पूरा बेनिफिट सेक्शन 80E में मिलता है, जो कि 80C से अलग है, जिसकी 1.5 लाख की लिमिट नहीं है और उसमें कोई लिमिट नहीं है, वो आपका कितना भी हो सकता है, उसका बेनिफिट पूरा मिलता है। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसा इन्वेस्टमेंट ना करें जिसका इन्वेस्टमेंट कर दें और पता लगा कि बेनिफिट हमको मिल ही नहीं पा रहा है। तो वो कोशिश ये करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट इस तरीके से करें कि उसका पूरा बेनिफिट ले पाएँ। बिल्कुल सही कहा आपने कि इन्वेस्टमेंट ऐसा ही होना चाहिए जिसमें फ़ायदा ज़रूर मिले। तो बहुत ही सरल शब्दों में आपने हमारे श्रोताओं को समझा दिया। मनीष, इस बार स्वच्छता पे भी काफ़ी बजट है और देखा जाए तो सभी जितने शहर हैं उनके सेप्टिक टैंकों और सीवरों की सफाई 100% मशीनों के द्वारा की जाएगी। कैसे देखते हैं आप इसको? बिल्कुल, ये बहुत दिनों से इस चीज़ की डिमांड बहुत सारे NGOs के द्वारा और बहुत सारे कम्युनिटीज़ के द्वारा की जा रही थी, क्योंकि मानव के द्वारा स्वच्छता कराना, खास करके जो हम मल साफ कराते हैं वो बिल्कुल गलत है। तो उसकी जगह, और एक चीज़ और मैं कहना चाहिए, ग्रीन ग्रोथ के ऊपर में इस बजट में ना बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो बजट की बात, स्वच्छता के साथ साथ हम एनवायरनमेंट को भी जोड़ते हैं। तो आपने देखा रेलवे में भी हाइड्रोजन फ्यूल के यूज का इस्तेमाल करने के लिए बात किया गया, जो अभी एक ट्रेन के लिए खास करके बात किया, जो कालका शिमला हेरिटेज ट्रेन चलती है उसको हाइड्रोजन से जोड़ा गया। इसके अलावा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कैपेसिटी बढ़ाने की बात की गई, या फिर आप कह सकते हैं कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लाया गया, और वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स जो है उसके लिए गोवर्धन स्कीम जिस तरह से लाया गया, या भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्स जो इस्टेब्लिश करने की बात इस बजट में की गई, अमृत धरोहर स्कीम्स की बात। तो ये सभी जो स्कीम्स हैं कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट, जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, जो यूनाइटेड नेशंस जो मिशन दिया है कि 2030 तक उनके 17 बिंदु को हमको छूना है, तो उनको ध्यान में रखते हुए, और हम ऐसे भी भारतवर्ष जो है संपोषी विकास की अवधारणा भारतवर्ष के मूल में वैदिक काल से ही हम संपोषी विकास और स्वच्छता और पर्यावरण इन्वायरमेंट फ्रेंडली इकोसिस्टम की बात करते आए हैं, और इस बजट में उसको एक नए तरीके से वित्त के साथ जोड़ करके कि इसके लिए खर्च किया जाएगा, जिससे कि आने वाला वर्ष जो है भारत को ग्रीन इकोनॉमी, या आप कह सकते हैं कि स्वच्छ भारत की जो परिकल्पना है उसको मूर्त रूप से साकार करेगा। वाकई सर, संजय सर, डिजिटल भारत की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस बार अपने ग्राहक को जाने यानी KYC प्रक्रिया को और सरल करने की बात कही गई है, और ये ग्राहकों के लिए कितनी फ़ायदेमंद बात है?
ये ग्राहकों के लिए पूरी तरह से फायदेमंद है, क्योंकि पिछले कुछ वर्ष अगर पुराना हम देखें तो जब हम कहीं भी केवाईसी हमको लगता था, केवाईसी के लिए आधार की कार्ड भी चाहिए, पैन कार्ड भी चाहिए, और कुछ लोग तो एक दो डॉक्यूमेंट्स और भी मांग लेते थे जी। तो कई बार ऐसे जिनके पास पैन कार्ड तो है, आधार कार्ड में मे बी के कुछ डिफरेंस हो कहीं, क्योंकि जो शुरू में आधार कार्ड बने थे वो पूरी तरह से नहीं बन पाए, लोगों ने डेट ऑफ बर्थ पूरी नहीं बताई, ईयर ऑफ बर्थ ही डाला, नाम में कहीं स्पेलिंग का कुछ मिस्टेक हो गई, पैन कार्ड बना हुआ रखा है। तो केवाईसी में आज की डेट में जहाँ भी जाते हैं तो अब सिर्फ ये कर दिया कि अगर पैन कार्ड भी आपके पास है, वो पैन कार्ड सही है, वैलिड पैन कार्ड है। क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा, मार्च 2023 के बाद अगर हमारा पैन कार्ड आधार कार्ड से कनेक्ट नहीं होगा तो पैन कार्ड आपका इनवैलिड हो जाएगा, पैन कार्ड के कई कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो अगर पैन कार्ड आपका वैलिड है तो पैन कार्ड से आपको केवाईसी आपका नॉर्म्स पूरा हो जाता है, अलग से कोई पेपर देने की जरूरत हमको नहीं पड़ती, जो कि आज की आवश्यकता के हिसाब से काफ़ी ज़रूरी था। बिल्कुल। क्योंकि कुछ लोग, कई लोग ऐसे मैं देखा जिनके पास ना तो मार्कशीट है, पढ़े लिखे नहीं है, आधार कार्ड भी बना है तो वो उसकी पता ही नहीं कि है कि नहीं, तो पैन कार्ड अकेले के बेस पर भी वो लोग कर लेते हैं। आजकल जो कर रहे हैं उससे बेनिफिट, तो काफ़ी आसान प्रक्रिया काफ़ी आसान प्रक्रिया हो गई और सभी को उसका फ़ायदा मिलेगा। जी जी। सर, चूंकि आप शिक्षा क्षेत्र से हैं तो मैं चाहूँगी कि इस बार क्या कुछ खास रहा इस क्षेत्र में, हमारे विद्यार्थी जाने और उनके अभिभावक भी। देखिए, पिछले बजट में कई सारी घोषणाएं जो हैं वो अभी धीरे धीरे मूर्त रूप ले रही हैं। हम हर एक बजट में शिक्षा के लिए बहुत अतिरिक्त नहीं सोच सकते, लेकिन इस बजट में जो बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने कहा कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट के लिए कर, तो उसको मैं एक बड़ा एक सौगात इस बजट के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र में मानता हूँ। इसके अलावा जो हम नई शिक्षा, जो नवीन शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पिछले वर्ष ही हमने बहुत सारी घोषणाएं की हुई थी, उनको फंड बढ़ाया गया। इस बार नया कुछ इस तरह का उल्लेखनीय कोई स्कीम इस बार घोषणा नहीं की गई। नहीं, जो एक डिजिटाइजेशन, जो आजकल जो कंप्यूटर से या मोबाइल से जो पढ़ाई का जो सिस्टम आ रहा है, वो इन्होंने जो इसमें डाला है कि टोटल जानकारी, क्योंकि आज का युवा वर्ग जो है मोबाइल से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके पढ़ना ज़्यादा पसंद करता है बनिस्बत इसके कि बुक्स है। क्योंकि बुक्स पहले, अगर अपन आज से 20 साल पहले की बात करेंगे तो 20 साल में जब पढ़ाई होती थी सिर्फ हमारे पास एक ही साधन होता था, बुक्स या ट्यूटर। अब हमारे पास बुक्स के अलावा नेट से, गूगल से या मोबाइल से इतने साधन हो गए कि पूरी जानकारी हमारे पास मिल जाती है। तो आज का युवा वर्ग शायद मेरे ख्याल से उसके लिए ज़्यादा आसान है पढ़ना, वो बुक्स कैरी नहीं कर सकता, कोई बुक्स परचेज नहीं कर सकता, लेकिन मोबाइल सबके पास होता है, नेट सबके पास रहता है, मोबाइल से पूरी इन्फॉर्मेशन देख उसको पूरी मिल जाती है। तो ये एक अच्छा कदम है, जिस तरह से सब चीज़ों का धीरे धीरे कन्वर्ट करते जा रहे हैं, ये एक बड़ा अच्छा कदम है, इसका बड़ा फायदा सबको मिलेगा। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो लाए उसका सब बड़ा अच्छा बेनिफिट मिलना है उसको आगे। बिल्कुल। संजय सर, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत नई बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र लाई जाएगी और इसके अंतर्गत महिलाओं बालिकाओं को 2 वर्ष की अवधि के लिए 2 लाख रुपए तक की जमा राशि पर 7.5% ब्याज मिलेगा। बिल्कुल, तो वाकई ये मान सकते हैं कि महिलाओं के लिए काफी फायदे, क्योंकि महिलाएं जो है छोटे छोटे पैसे जोड़ के, और कई बार ऐसा होता है कि वो इन्वेस्टमेंट जो पुरानी स्कीमें करती थी उनको शायद उतनी अट्रैक्ट नहीं करती थी। ये 2 लाख रुपए बड़ा एक मीडियम अमाउंट है, जो ना बहुत छोटा है ना बहुत बड़ा अमाउंट है, जो महिलाएं अपने हिसाब से जोड़ती जाती हैं और जोड़ने के बाद 2 लाख रुपए साल में जमा कर सकती हैं उसमें महिला सम्मान बचत पत्र में, जिसमें एक 7% ब्याज मिलेगा और 7.5% ब्याज मिलेगा, जिसका कि उनको 2 साल के लिए वो डिपॉजिट कर सकती है। जी जी। तो वो बड़ा अच्छा, मतलब उनके छोटी छोटी बचत करके अगर वो उसको 2-2 साल बचत करती जाएंगी तो मेरे ख्याल से 2 साल बाद एक रोटेशन बन जाएगा जो उनको रिटर्न मिलने लगेगा और पैसा उनका अपने पास, एक बार मैंने 2 लाख आज कर दिया, फिर 2 साल बराबर कर दिया, तीसरे साल उनको जो वो पैसा वापस आएगा उसको वैसे अपने पास से लगाना नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ रोटेशन बन जाएगा, उस पैसे डिपॉजिट करती जाएंगी और ब्याज लेती जाएंगी अपने आप। जी जी। तो ये एक बड़ा, एक बार सिर्फ रोटेशन बनाना 2 या 3 साल तक, 2 साल बाद जैसे जैसा पैसा आते हैं करते जाएंगे पूरा मैंने। जी, वाकई स्वागत योग्य कदम है, खासकर देखा जाए तो महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी कई सारी घोषणाएं की गई हैं इस बजट में, तो उसके बारे में वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो थी, जिसकी पहले लिमिट 15 लाख हुआ करती थी डिपॉजिट के लिए, उसको 30 लाख कर दिया है। उसमें पहले एक लिमिट, उसके 15 लाख के बाद डिपॉजिट नहीं कर सकते थे, अब 30 लाख जमा कर सकते हैं। पहले क्या होता था, 15 लाख जमा करें, उसके बाद वो कहीं और रास्ता ढूंढते थे, कहीं और बच्चे के कहीं खर्च कर दिया, किसी और जगह खर्च कर दिया, वो पैसा मिस यूज हो जाता है, लोग
मनी लेंडिंग वाले जो होते हैं उनको भी ब्याज के लालच में कि चलो ठीक है ब्याज मिलेगा, पैसा रखा क्या करेंगे, तो वो ब्याज के लालच में दे देते थे और ना उनको कुछ साल बाद ना ब्याज वापस मिलता था ना मूलधन वापस मिलता था, डूब जाता था, फ्रॉड के शिकार हो जाते फ्रॉड के शिकार हो जाते थे। कई बार लोग लालच दे देते थे। तो अब ये कम से कम ये जो 15 लाख की लिमिट को 30 लाख कर दिया है, उसका बेनिफिट ये ले पाएंगे वो उस पैसे को और ज़्यादा जमा करके उस फ्रॉड से बचेंगे। तो वो चीज़ है। एक इसके साथ एक चीज़ उन्होंने करी है, MIS में जो पहले 4.5 लाख होता था वो 4.5 लाख को बढ़ा के इसको 9 लाख कर दिया जी जी। और अगर वो ज्वाइंट में है तो उसको 15 लाख तक कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मनीष सर, मैं चाहूँगी कि समय समाप्ति की ओर है, तो कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र जो छूट रहे होंगे और जिन्हें जानना हमारे श्रोताओं के लिए बहुत ज़रूरी है, उनके बारे में आप प्रकाश डाल दीजिए। नहीं, मैं बार बार जो कहा जाता है ना, बजट देखते तो सबसे पहले पूछते करदाताओं के लिए क्या उसकी बात हो ही चुकी, युवाओं के लिए क्या उसकी बात हो ही चुकी, कृषि के लिए क्या उसकी बात हो चुकी, शहरों के लिए क्या उसकी बात। तो मुख्य रूप से जिस बिंदुओं को हम चर्चा करना चाहते हैं उन बिंदुओं पर चर्चा कर लिए है। लेकिन हाँ कहें जिस तरह से एक अपने यहाँ कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेजेस, एक नर्सिंग कॉलेज का भी 157 नर्सिंग कॉलेज का भी ऐड किया है। तो अगर 157 नर्सिंग कॉलेज पूरे इंडिया में खुलेंगे तो उसमें एक तो नर्सेज जो ट्रेंड होके आएंगी और जो स्टाफ रहेगा, एक काफ़ी ट्रेंड अपने को स्टाफ मिलेगा। तो जो अनट्रेंड स्टाफ है उसको भर्ती करते थे, वो शायद उनकी कुछ कम होकर अच्छे ट्रेंड स्टाफ मिलेगा। दूसरी चीज़, जो वहाँ स्टाफ रहेगा उतने कॉलेजेस में उनको रोजगार मिलेगा। तो ये एक बड़ा अच्छा कदम है। इससे जो चीज़ जो अभी तक शायद काफ़ी पीछे थी उसको टच किया, जिससे बड़ा अच्छा बेनिफिट मिला है। ऐसा मेरा मानना है। वो चीज़ शायद सराहनीय है वो कदम। फिर वित्त क्षेत्र में भी आप अगर देखें बजट को, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर की घोषणा स्थापित करने की घोषणा की गई, या फिर नेशनल फाइनेंसिंग इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री, ये एक नया एक तरह से इनिशिएटिव गवर्नमेंट का है। और महिला सम्मान बचत पत्र जो आपने कहा, तो एक तरह से सभी वर्गों को समुचित रूप से सम्मान देने का। और मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि इस बार बजट करना बहुत चैलेंज की बात है। 2 साल के एकदम कठिन कोविड पीरियड के बाद और फिर वैश्विक अस्थिरता के समय में इस तरह का बजट पेश करना अपने आप में चैलेंज है। और हर क्षेत्र का ध्यान रखते हुए अगर हम पूरे बजट परिपत्र को पढ़ें तो समझ में आता है कि बजट जो है बहुत ही संतोषजनक बैलेंस बजट बोल सकते हैं, पूरी तरह बैलेंस है, जिसमें कि सभी वर्ग को, किसी वर्ग को नहीं छोड़ा, सब वर्ग को कवर किया है। और आने वाले वर्षों के लिए नींव का काम करेगा ये। मैंने अभी जो हिला हुआ था उसके बाद फिर नींव पुख्ता करना है, तो ये बजट उसको पुख्ता करने में अपना सहयोग प्रदान करेगा। बिल्कुल। मनीष सर, संजय सर, आप हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए और हमारे श्रोताओं को बहुत ही सरल शब्दों में केंद्रीय बजट के बारे में आपने उनको नई नई जानकारियाँ दी हैं ताकि वो समझ सकें, अपने इन्वेस्टमेंट अच्छे से कर सकें और बजट को अच्छे से जाने और समझें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया कम अपनी बात समझाने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुर्खियों में